नमस्कार छात्रों, मैं पुष्पेंद्र सेन अल्फा इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संस्कृत विषय पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि भाई भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस साधन के माध्यम से या जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को या मन के विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा को हम जब डिवाइड करते हैं, उसके पार्ट करते हैं, तो उसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए, भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारी है मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम साधारण बातचीत करते हैं, फ़ोन पे बात करना, मोबाइलों पे इन पे बात करते हैं, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत। लिखित भाषाओं में पत्र लेखन है, किताबों में लिखी हुई जो चीज़ें जो पढ़ते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, वो लिखित भाषा के अंतर्गत। और सांकेतिक भाषाओं में जो गूंगे बहरे लोगों के लिए प्रयोग में ली जाती है, वो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब किसी भी भाषा को समझने के लिए जिस चीज़ की हमको आवश्यकता होती है, वो होता है उसका व्याकरण, अर्थात ग्रामर। ग्रामर के माध्यम से अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता लगा सकते हैं। तो भाषा को समझने के लिए जो हमारा मुख्य चीज़ है वो है व्याकरण। देखिए, व्याकरण के माध्यम से हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। और व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला जो इसका अंग है वो है वर्ण, दूसरा जो इसका अंग है वो है शब्द, और तीसरा जो इसका अंग है वो है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, इस व्याकरण के ये 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उन्हें कहते हैं हम वह मूल ध्वनि जिसके कि टुकड़े न किए जा सके, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, म, च, ट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ण। वर्ण के बाद में आते हैं शब्द, जैसे राम, पुस्तक, और इसके बाद आते हैं वाक्य। राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है। या राम पुस्तकम पढ़ती। ये वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की, कि वह मूल ध्वनि जिसके कि खंड न किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके, वो वर्ण कहलाती है। और वर्ण के अंतर्गत हमारे 3 भेद हैं वर्णों के। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्वर, फिर हम पढ़ते हैं वर्ण के अंतर्गत व्यंजन, और फिर आता है अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। संस्कृत के अंदर स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। 13 स्वर होते हैं संस्कृत के अंतर्गत। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 13। 2 अतिरिक्त स्वर जो संस्कृत में हैं वो हैं दीर्घ और लिरी। ये दोनों स्वर हिंदी में नहीं है, लेकिन संस्कृत में हम इनको गिनते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत के अंदर स्वरों की संख्या 13 है। अब स्वर कहते किसे हैं? स्वर हम उन्हें कहेंगे, या वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के मूल रूप से हम 2 भेद करते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मूल रूप से 2 भेद होते, 3 भी हैं, प्लुत स्वर भी इनके अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम मूल रूप से यहाँ पर हमारी कक्षा के हिसाब से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये पर्याप्त हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं और दीर्घ स्वर 8 होते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत इसकी परिभाषा को हम जानेंगे। ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमें एक मात्रा का समय लगता हो, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं।
जैसे अ, ई, उ, री और लिरी, ये हमारे 5 ह्रस्व स्वर हैं। इसके पश्चात दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा हम कैसे बोलेंगे? दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। शेष बचे हुए स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। वो है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या 8 है। इस प्रकार से हमारे जो स्वरों की संख्या है वो 13 है। ये हमारे वर्णों के भेद के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं स्वर। अब हम आते हैं व्यंजन पर। तो देखिए व्यंजन, कहते किसे हैं? व्यंजन की परिभाषा देखेंगे हम। जस्ट स्वर की विपरीत जो परिभाषा है वो व्यंजन की होती है। तो देखो, स्वरों की हमने परिभाषा बताई थी कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। तो इसकी विपरीत परिभाषा व्यंजन की है। वो देखिए कि वे वर्ण जिन्हें बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो, अर्थात स्वर के बिना वे वर्ण पूरे नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो देखिए व्यंजन के हम 3 भेद करते हैं और कुल संख्या इनकी संस्कृत में 33 मानी गई है। तो सबसे पहला जो व्यंजन का भेद है वो हमारा स्पर्श व्यंजन, इसके पश्चात अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद में जिसका अंतिम भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन 25 हैं संख्या में, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन इन्हें कहते हैं वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारी जो जिह्वा अर्थात जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करे, अर्थात उसको टच करे, तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 है। कैसे मैं तक के जो भी व्यंजन हैं वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। और उसके पश्चात में हम आते हैं अंतस्थ व्यंजनों पर। तो अंतस्थ व्यंजन हम किन्हें कहेंगे? वे व्यंजन जो कि स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हो, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, व, र और ल। और इसके पश्चात ऊष्म व्यंजन, वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय जो हमारी जीभ की रगड़ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उनसे ये व्यंजन निकलते हैं, वो हमारे 4 हैं, श, श, स और ह। इस प्रकार ये वर्णों का एक मूल रूप से एक हमारा पूर्व ज्ञान जो हम पिछली कक्षा में पढ़ा था वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद से हम जब संधि पढ़ेंगे तो हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी कि स्वर किन्हें कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन के कितने होते हैं, कौन से व्यंजन किसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें पहले पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद से जो हमारा जो अगला टॉपिक है संधि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंतिम जो इसका वर्णों के अंतर्गत हमने तीसरा टॉपिक था वो हमारा था अयोगवाह, जिसके अंतर्गत हम 2 चीज़ों को रखते हैं, एक तो विसर्ग और एक अनुस्वार। ये हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।